बता दियो। हो गया शुरू। ओके सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेस सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई शतरंज खेलूं था, तीसरी क्लास में थर्ड आया था कभी जींद डिस्ट्रिक्ट में शतरंज में। आज मैं पता नहीं कितने साल हो गए होंगे यार, इसने 30 साल हो गए इस बात ने। अभी मैं कमालपुर गांव में हूं और कमालपुर गांव के एक भाई है जो पूरे इंडिया में मशहूर, इंडिया नहीं पूरे फॉरेन तक वो मशहूर है, मिस्टर साहिल। भाई साहब राम राम। राम राम जी सभी को। भाई जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने मतलब कभी सोचा था कि आप मेरे को शतरंज में हरा दोगे? नहीं नहीं मैंने तो अभी कंप्लीट नहीं किया गेम। इससे पहले मैं इस गेम में हारता, मैंने गेम को पॉज कर दिया, आपने थुल्ली मांग ली, वेट मांग ली। ये साहिल के ताऊ जी। हाँ जी भाई राम राम साहब, जी। राम राम जी। और सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो घर में इतनी खुशियां हैं, इतनी उमंग है कि साहिल के ताऊ जी भी ऐसे मेडल को लेके बैठे, देखो भाई, है ना। रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अचीवमेंट्स अवार्ड साहिल कुमार कोर्स टॉपर 2014 से 17 तक यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे साहिल, बीएससी से। क्या ऑनर्स केमिस्ट्री? हाँ जी सर। केमिस्ट्री से लगाओ। केमिस्ट्री से सर मेरा लगाव हमेशा से ही था। केमिस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशन पार्ट रहता है। आप कोई भी बीमारी ले लीजिए, डिजीज, अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए जो ये वैक्सीन डेवलप की जा रही है या फिर कोई भी आप थेरेपेटिक टूल यूज करेंगे तो दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इटसेल्फ। तो आप इसीलिए मेरे को 12th क्लास से ही केमिस्ट्री से काफ़ी लगाव था। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, मेरे सीबीएसई बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 भी आए थे केमिस्ट्री में। और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में कि मैं ऐसा कुछ रिसर्च में करूं जिससे काफ़ी ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी कुछ किया जा सके। और मैं बताकर खुशी महसूस करूंगा कि मैंने कैंसर के लिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं जो कि अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जल्द ही डाटा इंटरनेशनली पब्लिश करके हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। ओके तो भाई साहिल हैं केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी रामजस कॉलेज डीयू से और टॉपर है भाई। और बात करें पढ़ाई की, शुरुआती पढ़ाई तो भाई साहब सरकारी स्कूल था आपने करी? हाँ जी सर, मैंने अपनी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल जीएसएस कमालपुर से करी। कमालपुर से ही? हाँ इसी जी, गांव से? इसी गांव से ही। अभी मैं आपको बता दूं, साहिल को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। साहिल भाई, इनके पिताजी एक किसान हैं और यूं नहीं है कि बैकग्राउंड कुछ स्ट्रोंग है। 1.5 किले के किसान है, बड़ा मोटा जमींदारा कुछ नहीं है, 1.5 किले के किसान है। और अपने इस छोरे ने पढ़ा लिखा के आज पूरे इंडिया में 4थे नंबर पर रैंक मिला है, हरियाणा में तो टॉपर है ही। अब मैं अगर आपने बताऊं कि पहली क्लास से और टिल ग्रेजुएशन तक हमेशा टॉपर ही रहे, 10वीं +2 में भी कैथल में टॉपर रहे, हर जगह टॉपर टॉपर टॉपर। अभी बता रहे थे कि 100 में से 100 नंबर भाई साहब 3 आदमी पास हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। तीन जने पास हो जाते और 1 नंबर बच जाता फिर भी। भाई बड़ी गजब की बात है। और मैं अभी यहाँ पे 10-15 मिनट से चेस ही खेल रहा हूँ। मैंने तो खेल देना 2-3 मिनट हुई, मैं बस एंड होने वाला अपने मैं गेम का, तो गेम का एंड होता है इससे पहले अपने रोक लिया और यहाँ पे अपनी इज्जत सी बच गई। साहिल अभी हंसता हुआ मैंने अभी देखा, बाकी बड़ा सीरियस सा नेचर का भाई है। और इसने काम क्या किया, वैसे इसने अपनी साइंस अपने तरीके से बताया, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। बोन मैरो का कैंसर है या कैंसर की कोई भी स्टेज, हाँ कोई भी सिम्टम, एब्सोल्युटली। कैंसर एक टाइप से जब हमारी बॉडी जैसे ग्रो करती है, बचपन से हम युवावस्था में पहुंचते हैं, युवावस्था से बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो हमारी बॉडी एक प्रकार से सेल से बनी होती है। जिस प्रकार घर ईंटों से बना होता है उसी प्रकार बॉडी सेल से बनती है। और हमारे जीवन की डिफरेंट स्टेजेस पे सेल को डिवाइड होना होता है। और जो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये काफ़ी ही कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है। इसमें डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब हर पॉइंट पे चेक किया जाता है कि सेल डिवीजन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या ये नियंत्रण से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाए, बिना किसी नियंत्रण के सेल डिवाइड करता ही जाए, तो हम उसको कैंसर का नाम देते हैं। ओके। और इस पर्टिकुलर एक्चुअली ऐसा पाया जाता है कि जब हम डिटेक्ट करते हैं कैंसर को, तो इसके फाइनल स्टेज में ही पता चलता है। इसके अर्लियर स्टेजेस में डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट करना
एक मॉलिक्यूल के द्वारा संभव हो पाया है, जो कि मैंने 2-3 साल कड़ी मेहनत से TIFR मुंबई से अपना रिसर्च के थ्रू पाया है। ग्रेजुएशन के बाद मैं TIFR मुंबई में सेलेक्ट हो गया था। वहाँ पर TFR क्या चीज़ है? हाँ, ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अपने इंडिया के टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च के लिए माने जाते हैं। प्रीमियम से तो मेरा यूं सुना कोई महंगी सी चीज है। हाँ, मतलब हाँ जी, टॉप आपने क्लास। जो जहाँ पे आपको उसमें गए तो पैसे वैसे लगे या टैलेंट बेस पे गए, कैसे? टैलेंट बेस पे गया सर मैं, और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके केमिस्ट्री से मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया उनका, और वहाँ पे पूरे भारत से 55 बच्चे सेलेक्ट हुए। उनका फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में पूरे भारत से 9 बच्चे सेलेक्ट करे, और उसमें आपका भाई भी था। और मैंने वहाँ भाई पे भी है। हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ पे 3 साल कड़ी मेहनत से रिसर्च में कैंसर के लिए मॉलिक्यूल्स डेवलप करे, और उनको बहुत अच्छे लेवल पे उनमें से ऐसे मॉलिक्यूल्स निकाले जो हमारे लिए बहुत ही मतलब लाभप्रद हों। और उसके बाद अपने रिसर्च में या फिर साइंस में जो मेरा पैशन था उसको परस्यू करने के लिए मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अपने इंडिया के टॉप रिसर्च सेंटर्स हैं जो भाभा जैसे, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इनके बेसिस पे हम बेसिकली ऐसी रिसर्च करते हैं जो हमारे पूरे देश के काम आते हैं, और इसको हम फर्दर इंटरनेशनली भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो पूरे मानव जाति के लिए हो। तो इस चीज़ के लिए, और ये भाभा एटॉमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा, वो बहुत ही माने जाने हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, और वो काफ़ी ऊपर लेवल तक गए थे। और जब वो इंटरनेशनली इतने वेल नोन हो चुके थे तो उनकी एक इच्छा बनी कि जब मेरा सारा कुछ अच्छे से हो रखा है तो मैं क्या करता हूँ कि इंटरनेशनली कहीं भी विदेश में इतना अच्छा कैंपस होते हैं, वहाँ पे अच्छी फैकल्टी की जॉब लेता हूँ साइंटिस्ट की, और आराम से जीवन व्यतीत करता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने यूँ सोचा कि भारत देश में भी ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए ना, जहाँ पे बच्चे का वो टैलेंट वहाँ तक पहुँचे और वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाए। तब वहाँ पे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और TIFR मुंबई की बात आती है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपने बोला है, एटॉमिक का मतलब तुम एटम बम से मानते हैं, मैं तो यही मानूं। तो वो क्या चीज़ थी? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एटम एक प्रकार से ऐसी चीज़ मानी जाती है, ऐसे कण, जैसे हिंदी में हम परमाणु कहते हैं, ऐसा अणु जिसका हम फर्दर उसको डिवाइड ना कर सकें। हालांकि कर सकते हैं, अलग अलग आगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, लेकिन एटम को एक बेसिक यूनिट समझा जाता है। और एटम्स के अंदर जो फोर्सेज होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। और इसका जो BRC का मोटो भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो है कि अणु देश की सेवा में, मतलब छोटे से छोटा अणु भी देश को सेवा प्रदान कर रहा है। ओके। तो अणु मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, हमारा शरीर तो क्या, हमारे बाल का करोड़वां हिस्सा, उसके अंदर जो फोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करके आप जो ये बिजली हमें मिल रही है ना सर, वो बना सकते हैं। हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ परसेंटेज न्यूक्लियर एनर्जी से भी आता है। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी, वो फोर्सेस जो छोटे से छोटे लेवल पे उनको बांध के रखते हैं, जो आपने कह दिया बाल का भी करोड़वां हिस्सा। हाँ जी, उसे छोटा हो सकता है, उसे बड़ा नहीं हो सकता। और वो एटम्स एक प्रकार से पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी या फिर डिफरेंट टाइप से जो हेल्प करते हैं, उन फोर्सेस को, उस एनर्जी को, उसका यूटिलाइजेशन करके। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर सुना होगा, अलग अलग, इसका एक यूज आपने एटॉमिक बम सुना, ये एक टाइप से एक एप्लीकेशन है सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर कोई देश यूज करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कंस्ट्रक्टिव वे में, सृजनात्मक तरीके से पूरे अपने जितना भी समाज है सबको लाभ देता है। अभी तक साहिल भाई से जो बात करने में समझ में आया वो ये है कि आदमी के अंदर जो कैंसर नाम की बीमारी है उसको ठीक करने में जो हम पॉइंट निकाल सकते हैं शरीर में से, वो निकाल के ये आदमी के अंदर दोबारा डाल देंगे और कैंसर ठीक हो जाएगा। एम आई राइट और लिटिल बिट रॉन्ग? एक्चुअली आपने दोनों टॉपिक्स को मिक्स कर दिया। एक रिसर्च थी मेरी कैंसर के लिए, हाँ, मैं कैंसर के लिए की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कैंसर के लिए जो रिसर्च है उसमें बेसिकली डिटेक्टिव सेंसर मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। सेंसर एक टाइप से आप समझ सकते हैं कि हमारी जैसे अलग अलग सेंसरिंग पार्ट्स होते हैं बॉडी के। नाक से हमें पता चलता है स्मेल का, आंख से पता चलता है कि क्या चीज़ हो रखी है, हाथ से टच करके किसी चीज़ का पता चलता है कैसा सरफेस है। तो उसी टाइप से अगर आप यूँ सोचो कि उस करोड़वें हिस्से में जो वो सेल्स हैं, सेल्स को हम सीधा आंखों से तो नहीं देख सकते, हमें ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए जो जा करके उसको पहचाने। अब मान लो आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, तो आप क्या करोगे कि आप उसके किसी मित्र से बात करोगे, या फिर जो उससे बात कर सके, जो उससे मिल सके। उसी टाइप से हम उन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि आप जाओ और उन सेल से बात करके आओ कि क्या वो सेल सही है, क्या वो सेल सही नहीं है। अगर वो सेल सही नहीं है तो आप लाल रंग दिखा दो
तो हमने को सॉल्यूशन में दिखेगा कि लाल रंग हो गया, ओहो यहाँ पे तो कैंसर मॉलिक्यूल है। और अगर हम उस मॉलिक्यूल को डालते हैं और वो कहते हैं कि चल भाई पता करके आ क्या हमारा सेल ठीक है कि नहीं, तो वो अगर ग्रीन कलर कह देते हैं कि अगर ठीक हो तो ग्रीन लाइट दिखा देना भाई, तो हमें वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो इस टाइप की एप्लीकेशन है। इस जैसे कोरोना के आप टेस्ट देखो, इस टाइम पे कोरोना के बचाव के लिए यही बातें कही जाती हैं कि आप टेस्ट करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये टेस्ट कौन डेवलप करता है, हमें कैसे पता कि मतलब अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसका मतलब कोरोना है कि नहीं। तो वो जो टेस्ट डेवलप करते हैं ना सर, वो जो रिसर्च है वो आगे तो डॉक्टर्स आसानी से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसको जड़ से वहाँ तक लेके आना कि कोई इंसान उसको यूज कर सके आगे पूरी पब्लिक के लिए, तो वो कार्य हमारा था। ओके। हाँ जी, मतलब शरीर के अंदर कैंसर का पता लगाने का काम आपका है अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, मतलब ठीक देर ना करने हो जाए। जी जी जी, हाँ। ठीक करने का काम डॉक्टर का है या अलग उसका कोई और सिस्टम है? बिल्कुल सर, तो ठीक करने के लिए उसका ही एक फर्दर पार्ट हो जाएगा, वो एक स्टेप आगे आ गया। ओके। अगर आप उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसी मॉलिक्यूल्स का यूज करके आप उसको यूं भी कह सकते हैं जाके वो काम ठीक करके आया भाई, मतलब जिस वजह से वो सेल नियंत्रण से बाहर हो रहा है नहीं, उस जगह को जाके सही करके आओ आप। बात ये है भाई, जहां तक मेरे सुनाई, मैं दोबारा फिर साहिल से पूछूंगा, बात ये है कि इस घर में कहाँ कहाँ दिक्कत है वो मैकेनिक हमने तैयार करना है, वो दिक्कत पा जाओगी तो बीमारी भी ठीक हो जाओगी। बाबूजी राम राम। अभी भाई साहिल के पिताजी भी आगे आओ जी, आओ बाबूजी आप यहाँ पे आ जाओ, साहिल भाई आ जाओ। तो घर में जहाँ पे दिक्कत होगी मिस्त्री पकड़ेगा, और मिस्त्री पकड़ लेगा तो वो बीमारी वहाँ पे ठीक भी हो जाओगी। यो साहिल का एक मतलब है। मतलब सेल को जिस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, उन सब एटॉमिक एक टाइप से आप यूँ समझ सकते हैं, जो एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो जा करके सेल्स के अलग अलग हिस्से को सेलेक्टिवली टारगेट करते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते, वो पूरी बॉडी की बजाय पर्टिकुलर टारगेट पे। हाँ जी, तो वो वहाँ पे जाके उसको सेंस करते हैं और फिर हमको वो बड़े स्तर पर एक सॉल्यूशन में दिखता है कि क्या वो सेल ठीक है या वो नहीं है। इस काम को या इतनी बड़ी जो अचीवमेंट मिली है, कितना टाइम लगा है इस काम को, अचीवमेंट को पाने के लिए? इसमें पूरा मेरा 2 साल का कड़ी मेहनत लगी है सर। इसमें मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, अलग अलग कंप्यूटेशनल मॉडलिंग भी होती है। एक तो होता है एक्सपेरिमेंटल चीज़ जिसके अंदर आप सॉल्यूशंस लेते हो, अलग अलग मॉडल्स बनाते हो, सेल के मॉडल बनाते हो, उन सेल को लेते हो, कैंसरस सेल लेते हो, उनके अंदर अपने मॉलिक्यूल्स डालते हो, और अगर वो फ्लोरोसेंस शो करते हैं, फ्लोरोसेंस एक प्रॉपर्टी होती है सेल मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, तो उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप अलग अलग सिचुएशंस का डिफरेंस पता करते हो कि क्या वो सेल हेल्दी है या वो सेल अनहेल्दी है, डैमेज्ड है। और इन मॉलिक्यूल्स को आप, मॉलिक्यूल्स तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उन करोड़ों मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर ध्यान देना वो भी बड़ी ही विचारणीय बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली क्या करा जाता है कि आप उन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, और आप सेल का एक हूबहू स्ट्रक्चर उनको देते हैं कंप्यूटर को, और उसको बता देते हैं कि जो आज तक की साइंस है, जितनी भी नॉलेज है उस हिसाब से कि किस प्रकार के फोर्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में लगते हैं, वो सारी फाइल्स देते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा आपको इसको आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो वो मॉलिक्यूल तो कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करता है कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ हों तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। एक प्रकार से जैसे आप हमारी वीडियो दिखा रहे हो ना सर, उसी टाइप से हम वीडियो बनाते हैं मॉलिक्यूल की, जो बहुत नीचे मतलब हम देख ही नहीं सकते वैसी ऐसे फोर्सेस, माइक्रो से भी छोटा। हाँ ओके। हाँ जी सर, तो उनको चेक करके उनकी इंटरेक्शंस को समझकर, उसमें बहुत टाइम लगता है सर, एनालिसिस करना होता है, और उसके बेसिस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो असल में हमको एक्सपेरिमेंटली वैसे रिजल्ट दें। ओके बाबू जी राम राम। राम राम जी। और जी ठीक हो? ठीक है सर जगदीप। अच्छा छोरा यू के पढ़ाई करे, कुछ आपका समझ में आवा कि भाई लाग रहा है तो मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, मैं भी एक अध्यापक का लड़का हूँ जी, और ये मेरे भाई भी सभी अध्यापक रहे हैं जी। और इसको शुरू से ही एक साइंस का जुनून रहा है साहिल कुमार को कि ये साइंस में अच्छा विकास करे, लोगों के लिए अच्छी एक टेक्निक जिससे लोग स्वस्थ रहें। तो शुरू से इसकी विज्ञान में रुचि रही। पहले ये गांव कमालपुर में प्राइमरी तक पढ़ा, यहाँ से फिर नवोदय में इसका सिलेक्शन हो गया
नवोदय वो के- तो मेरे तो इन ताऊजिया ने बता दिया कि भाई वो कित कित गया, कितना कितना पढ़ा, कित कित टॉपर आ गया। हाँ हाँ वो तो सारी बात, मेडल भी हमने सारे देख लिए। हाँ हाँ अच्छा मैं इन्हू पूछूं आपसे, यो 1.5 किले के आप मालिक हैं, जी 1.5 किले में यू इतना लिखा पढ़ा दिया, जी मतलब फीस फास देनी पड़ी है, टॉपर के साथ फ्री में चल रहा है system? सही में कह रहे हैं आप, ये टॉपर के हिसाब से भी रहा, और जो कुछ इसके अलावा इसको जरूरत पड़ी वो हमारी मेहनत से जो है ना। अगर ये टॉपर ना होता, धीरे धीरे चलता, तो फीस फास ज्यादा महंगी पड़ जाती। फीस फास महंगी पड़ती और मेहनत करते इसको पढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत मेरे करते। मतलब माता पिता ने जितना सपोर्ट करा है वो सर अभूतपूर्व है। मतलब जो कुछ ये भी सभी का ही उपलब्धि है ना सर, छोटी मोटी है, ये इनकी ही देन है। अगर इनके समर्पण को ही देख के मेरे अंदर इतना इंस्पिरेशन आता है सर। जो मेरा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन का जो इग्नाइट होता है ना, वो स्पार्क है जो बेसिकली वो यहीं से ही शुरुआत होती है। जब मैं अपने माता पिता, अपने ताऊजियों को देखता हूँ ना, जिस समर्पण से ये कार्य करते हैं, और हमेशा से ही देखता आया हूँ, तो मेरे अंदर वो लगन अपने आप आती है कि मुझे उस लेवल तक अपना काम करना है, ताकि मैं इनके लिए कुछ, मतलब इनको मैं तो क्या ही करूंगा, हाँ, सही बात है। लेकिन आशीर्वाद। हाँ, इनका आशीर्वाद और अच्छे से मिलता पास। रहेगा तो और कुछ करता रहूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा साहिल भाई, आपने किताब भी लिखी है, हाँ जी सर। लेकिन वो किताब मार्केट में कब आओगे, अभी तक आई नहीं है वो। हाँ हाँ, तो वो इसी बारे में है, जो कैंसर के ऊपर मैंने शोध करा है 2 साल लगातार कड़ी मेहनत से। उसको पहले डेफिनेटली इंटरनेशनली पब्लिश किया जाएगा, ताकि वो मॉलिक्यूल इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है साइंस की, एक प्रकार से आप यूं समझिए जैसे डिफरेंट जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारे मिलके पता करते हैं कि ऐसे ऐसे देश में ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ विपक्ष होता है, कुछ पक्ष भी होता है, तो वो बाद में फिर पता चलता है कि हाँ ये वाली नीति ठीक है। लेकिन इसमें तो ऐसा भी होता है कि एक दूसरे की नीति को वैसे भी गलत बता दे, वह कभी कभार जैसा भी होता है। राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में ऐसी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लेकिन नहीं। साइंस में ऐसा नहीं होता सर। साइंस में एक दूसरे की बात को बारीकी से समझा जाता है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक दूसरे की साइंस को सही समझा जाता है, उसको फॉरेन जो ऑथर्स हैं, अमेरिका में हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, उनको बताया दिखाया जाएगा कि ये हमारा काम है, तो वो डाटा को समझेंगे सर, और उस डाटा में से देख करके वो वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर आपको ये डाटा मिला है तो क्या आपने ये वाली कंडीशंस यूज करी थी, अगर आप इसमें कंडीशंस डिफरेंट करते हैं तो आपको क्या मिला, ऐसा किया तो क्या मिला, तो वो कंफर्म करते हैं कि जो डाटा है वो प्रॉपर है। अच्छा साहिल, मेरे को एक बात बताओ, आपका एक बाबूजी ने बताया इंटरव्यू था, 2 घंटे चला, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उस दिन कितनी टेंशन थी आपका? भाई माँ ने नु दही खुआ के भेजा, ले बेटा आज तो तू जीत का ही है वो इंटरव्यू। बिल्कुल जी, सारा मतलब मेरे माता पिता, मेरे ताऊजी, इन्हीं का आशीर्वाद है, और मैं बताकर खुशी महसूस करूंगा। मेरे को उस दिन ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मैं काफ़ी एक प्रकार से एक्साइटेड था, क्योंकि वो वाला टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप उसमें अगर टेंस्ड रह जाते हो, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी छोटा नहीं था, मतलब 15 मिनट का, 20 मिनट का यूँ होता है कि आप गए और आ गए। वो 2 घंटे आप सही पूरा कंप्लीट आपकी बारीकी को जान लेंगे, और वहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठे रहते हैं वो 30 साल मेहनत कर चुके होते हैं, मतलब वो हमसे काफ़ी एडवांस है, और उनको जो एक्सपीरियंस है, तो वो, और इंटरव्यू कमेटी भी बहुत अच्छी होती है सर। मतलब वो कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करते, वो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो अप्रोच को समझते हैं कि बच्चे में क्या इतनी क्षमता है, वो किस हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स को पता करेगा, क्योंकि साइंस में ऐसा तो है नहीं कि हर चीज का आंसर सबको पता है। अगर ऐसा होता तो साइंस की जरूरत, आपकी एबिलिटी जानना चाहते हैं। हाँ, एबिलिटी, और आप प्रॉब्लम्स के दौरान किस प्रकार उनको हैंडल करते हो। यूं तो नहीं फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना, या छोड़ के भागे, मेरे को नहीं होता यूं। नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप मतलब आपके दर्शकों में से जो भी कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ फेस करे, कभी भी ऐसा मतलब हताश ना हो जाए। वो आपको हिंट देते हैं, साइंटिस्ट काफी हेल्प करते हैं आपको, आपको बस उस रास्ते को पकड़ना है। उनको ये मत कहें कि मेरे से तो नहीं हो रहा जी, मतलब आप कोशिश करते रहें, और ये तो जीवन फॉरगेट पोजीशन पे ना है। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हाँ अपनी मतलब हार ना स्वीकार करें एक प्रकार से। अरे किसी बात का खामखा का जवाब ना दे दे, भाई मैं ठीक हूँ। हाँ, तो फिर वो घुमा दे, समझ जाते हैं, तो घुमा, वो सब जानते हैं, उनका इतना पुराना एक्सपीरियंस। बिल्कुल। आप तो भी बाबूजी का दिन घुमाया है इसने। ये शुरू से ही आज्ञाकारी रहा है, आज्ञाकारी रहा, जब तो साइंटिस्ट इतना बड़ा नाम आ गया। इसमें सभी प्रकार की विलक्षणताएं जन्म से ही परमात्मा ने मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से इसको दी है, और वो सब यहाँ आपके सामने ही उद्घाटित हो रहे हैं।
और वो जब पूरे गांव आपने मशहूर कर दिया, पूरे गांव, पूरा हरियाणा मशहूर हो गया, पूरा इंडिया में साहिल का नाम चला गया, माँ बाप ने और क्या चाहिए? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है माता पिता के लिए, इससे बड़ा ये बात नो टेंशन करने लग जाओ, हमारा छोरा साइंटिस्ट बन गया, रिश्ते की बात करनी शुरू करांगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा ये अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए, हमारी यही इसके साथ ये सोच शुभकामनाएं। रखते हैं आप? ये सोच है कि जीवन, वैसे मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, जीवन अपना अपना होता है, व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे परमात्मा ने इनका संयोग और इनकी बुद्धि के अंदर जो भी कृपा की है वो सब होता रहेगा, इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। क्या बात है। अच्छा, आप कहाँ, मुंबई जाएंगे फिर? हाँ जी सर, मैं मुंबई जाऊंगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मैं रहा हूँ एटलीस्ट, मतलब 3 इयर्स में तनख्वाह भी देंगे, एक देंगे ना? हाँ जी, अच्छा, हाँ। वो ले, फिर ये तो बड़ी बात। अच्छा, माँ का टेंशन है कि खुशी है आज भाई आप मुंबई जाओगे, क्योंकि दोनों ही बात है, माँ की ममता अलग है। हाँ जी, तो मेरी माँ मेरे लिए हमेशा ही बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है। और मेरे को जो मैं बताना चाहूँगा कि जो शुरुआती शिक्षा थी, मेरे को 1 2 3 4 ये सिखाना और मेरे को पढ़े सिखाना, ये सब मेरी माँ ने सिखाया था। तो जब मैं पहली क्लास में वहाँ गया था स्कूल में, तो टीचर ने कहा था कि आप पहले से ही, कोई नहीं रख लो जी। तो उन्होंने बोला कि अच्छे से वो करो उसका। अच्छा जी, हाँ जी, चलो इन्होंने रखो जी, अभी एक बार रख लो इन्होंने, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी बातें इस तरीके की सामने आए जो एक घर परिवार में हुए हैं, जो एक माहौल को लेकर हुए हैं, और बहुत सारी बातें। पिताजी बिल्कुल एक साधु की तरह हैं, आराम से आवे भाई, अपना खेती कर रहे हैं और बालका ने पढ़ा रहे हैं, और जो घर में एक नॉर्मल सा जीवन है, घर भी एक सिंपल सा है, यूँ नहीं कि भाई बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई प्रोफाइल, लेकिन घर का ढूंढ का के करोगे भाई, छोरा अगर बढ़िया हो जाए, तो मैं उन नेगेटिव नहीं कहूँगा, अगर आपका छोरा बढ़िया है तो यो एक महल है, और महल तो छोरा बना ही देगा, अब तो चिंता ही नहीं कहीं की। जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि संस्कार बड़े होने चाहिए। जो माँ बाप बच्चे के अंदर बचपन में घोलते हैं ना, जो संस्कार और जो आदतें, जो डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट और बड़ों का आदर, ये बहुत मायने रखता है सर। ये असली मायने में आपका व्यक्तित्व। मतलब साइंस इन बातों को मानना है भाई, आशीर्वाद, माँ बाप की कृपा, इन चीजों को साइंस मानना है? जी, मैं कहना साइंटिस्ट हो सर। हाँ, मैं डोंट बी सुपरस्टिशियस। ना, एब्सोल्युटली आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, बट दीज हैव सम इम्प्लीकेशंस। इफ जैसे हम भजन करते हैं, कहते हैं कि जी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इन चीज़ों की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं। अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी लड़का या लड़की बच्चा बचपन में इस प्रकार जैसे 4-5 वर्ष की आयु में ऐसे भजन को दोहराता है, तो एक ध्वनि को जब हम बार बार दोहराते हैं, तो जो मेंटल डेवलपमेंट होता है ना सर, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो अर्ली टाइम पे ही होता है। आप 5 से 10 इयर्स के टाइम पे आपका ब्रेन जिस टाइप का डेवलप हो जाएगा, वो पेडागोजी में पढ़ा था हमने। हाँ, सीटेट के पेपर बिल्कुल वो जो शुरुआती समय होता है ना सर, उसमें जो आपका ब्रेन डेवलप हो गया ना, वो आपके साथ सारी उम्र रहेगा। और जो मेमोरी शार्प होती है किसी स्टूडेंट की, किसी विलक्षण बुद्धि का स्वामी होता है, तो वो सब कुछ चीजें ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। और जो ये बचपन में बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, वो उसके साथ सारी उम्र ही रहती है। जो कहते हैं बच्चों को संस्कार देना। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो इसका आध्यात्म का और साइंस का अलग से एक मिलन है, और इसको हम अगर सुपरस्टिशन ना लेकर के अपनी संस्कृति का बल कहें, या फिर विज्ञान का एक आप समझ सकते हैं कि इसके साथ सिमिलैरिटी कहें, तो वो एक अच्छा इसके लिए शब्द या वाक्य होगा। क्या बात है। साहिल हैं, उनके पिताजी हैं, उनके ताऊजी हैं, और साहिल का एक छोटा भाई भी है जो अभी तैयारी कर रहा है भाई यूपीएससी की, कहीं से कोचिंग नहीं ले रहा। इस बात में एक बात शामिल ये भी है कि साहिल का जो सर्कल है, पढ़े लिखे का सर्कल पढ़े लिखे हुए हैं, जर्नलिस्ट का एक सर्कल जर्नलिज्म हुआ है, किसानों का सर्कल एक किसान हुआ है, ऊत बाड़का डिफाल्टना का सर्कल भी वही हुआ ही है। तो आप समझो कि आपका परिवार का सर्कल क्या देना चाहते हो। साहिल का जो सर्कल था, सारे मैजिस्ट्रेट, सारे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स और हाई प्रोफाइल हैं,
अब जब साहिल भाई तैयारी करवा रहा है अपने भाई की, तो उसी के माध्यम से कोई कोचिंग नहीं दिलवा रहे हैं उसको अभी? नहीं सर, अभी बेसिकली ऐसा है कि कोई भी एग्जाम एक टाइप से आप समझिए कि यात्रा की तरह होता है। उसमें सबसे पहले आपको अपना फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी फंडामेंटल कुछ रेफरेंस बुक्स हैं वो क्लियर हैं, तो फिर उसके बाद आपको एग्जाम में ज़्यादा ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जो मेरे को अलग अलग एग्जाम दे के समझ में आया है। सबसे पहले आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, उस परीक्षा से संबंधित जो मूल जानकारी है जो अति आवश्यक है, उसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो कि हमेशा चलती हैं यूपीएससी आईएएस के लिए। जैसे सभी नहीं सुना होगा और मैं एक बार दोहरा देता हूँ, जैसे स्पेक्ट्रम बुक है हिस्ट्री की और एम लक्ष्मीकांत बुक है इंडियन पॉलिटिक्स की। ये एक टाइप से स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हैं जो एटलीस्ट बच्चे को ये पढ़नी ही चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स हैं 11th और 12th की। अगर ये स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स क्लियर हैं स्टूडेंट के, तो उसके बाद कोचिंग वगैरह इतना ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती बच्चे को। उसके बाद जस्ट उसको अपने पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने हैं और अपनी मेहनत देनी है, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, आप जो हरियाणा के कॉलेजेस हैं, आप रामजस कॉलेज में पढ़े, दोनों कॉलेजों की बीएससी में क्या फर्क है? भाई हर लोग डीयू की तरफ भागते हैं, हर लोग रामजस रामजस रामजस। जिन हरियाणा में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज, अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनका फर्क क्या है? हाँ सर, तो मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग जगहों का अलग अलग करिकुलम रहता है, अलग अलग सिलेबस रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ायदा मेरे को ये मिला, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी, कि केमिस्ट्री ऑनर्स में मेरे को फिजिक्स और मैथ भी पढ़ने को मिला साथ में, जो कि केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हो। आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस फॉर्म जो हम भरते हैं, TIFR है या BARC है, इन जगहों पे क्या होता है कि ये एज ए कंडीशन माना जाता है कि आपके पास मैथ ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। तो जो बच्चे कुछ मतलब दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहाँ पे उनको, क्योंकि सिलेबस एक स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता, मतलब स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि सर ये करिकुलम में ऐड कर दिया जाए, बट उसको आइडिया नहीं होता कि बाद में कहाँ उस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का उसको चेक कीजिए, अपना फर्दर जो गोल है वहाँ पर देखिए कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। मैटर नहीं करता आप कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं और क्या क्या कंडीशंस, मतलब कितने वाइड आपकी नॉलेज है। रामजस कॉलेज है, जो डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, क्या वो बुक वुक क्रिएट करते हैं? नहीं नहीं सर, मैं खुद नेशनल टॉपर चेस का मास्टर रहा हूँ सर, उसमें कोई बुक मतलब यूं लगता है जैसे कि बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे और सारे दिन किताबों में ही लगा है, उसको सोशल कोई नॉलेज नहीं होती। आपके साथ तो मन मजा आ रहा है बात करने में, मतलब क्या फर्क है इस बात में? हाँ, तो वो सर मतलब टाइम मैनेजमेंट पे डिसाइड करता है। अब देखो लाइफ डाइवर्स है, हर एक इंसान की अलग अलग लाइफ है, कोई परेशान रहता है। बंक मारा कभी कॉलेज से, क्लास से? अगर कलेक्टिव है तो डेफिनेटली। कभी क्लास से आज तो यार मन नहीं, आज तो मूवी देख के आएंगे। नहीं नहीं यार पिताजी क्या क्या मना करोगे? नहीं नहीं ऐसा आज तो यार क्रिसमस डे है, आज तो 1 जनवरी, आज तो यार घूमेंगे, आज तो पार्टी है। देखिए जी, मतलब मैं जो भी कहूँगा सच्चाई कहूँगा। मेरे माता पिता कभी मेरे को ऐसा नहीं मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बंक ऐसा कुछ है तो वो कलेक्टिव है। अगर मतलब सभी घूमने जाएंगे तो मैं अपना घर पे पर्सनली नहीं मारा। हाँ जी, लाइफ को जिया ही नहीं फिर आपने? नहीं नहीं, लाइफ को मैंने इतना जिया कि किसी ने नहीं जिया। हाँ जी। क्योंकि बाबूजी आप तो कभी बुलाना नहीं आया साहिल का, भाई आज तो ट्यूशन पे आया नहीं हो, घर पे नहीं आया? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, ये ट्यूशन पे कभी गया ही नहीं, और इसने अपने बुद्धि की सारी फीस सारा सुधा बचा सब कुछ इसने जो वहाँ इसको TIF छोरी होता तो देश का सारा सामान बचा ले। ये बहुत सी कन्याओं के लिए वरदान है हमारे समाज में, और आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छे जो है ना समाज के लिए वरदान। देखो कितना अच्छा लगा है, माँ बाप बेटा ताऊ परिवार बैठ कर बात कर रहा है और उसकी खुशी है, अंदरूनी खुशी है। 56 इंच का सीना तो यो है भाई, अरे ये बालक तैयार करा है, माँ बाप के संस्कार हैं। साहिल भाई कभी छुट्टियों में कहीं स्कूल कॉलेज टाइम में, अब भाई लगातार 5 दिन की छुट्टी होगी, चंडीगढ़ मनाली घूमने गए कभी सब दोस्तों के साथ? नहीं जी, मेरा तो सिर्फ मतलब मुझे हमेशा से छुट्टियों के टाइम पे फिर क्या काम किया आपने? जैसे 4-5 दिन की छुट्टी तो क्या किया? घर पे आ गए, खेत में चले गए और हरियाली का आनंद लिया, खेत में काम करा। मतलब जमीन से जुड़ा रहना चाहिए व्यक्ति को, जो जमीन से जुड़ा रहता है वो आसमान को छूता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, छुट्टी होगी, किताबी कीड़े टाइप के जो लोग हैं, छुट्टी होगी सारा दिन, अच्छा भाई 5 दिन की छुट्टी है, लगातार सारा दिन सारी रात में किताब पढ़ते रहे बाहर गेट से बाहर ही नहीं। पड़ोसी भी कई बार कहते तो छोरा हमने देखा नहीं, महीने तो डर रहा था।
नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे खुद यूँ लगता है कि ऐसे बार बार किताबों के ऊपर लगे रहने से लगातार, इससे आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते। एक दिन में रूटीन में एवरेज कितने घंटे आप एक दिन में पढ़ते हैं? मैं एवरेज एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता था बस? हाँ जी, 4 से 5 घंटे, लेकिन प्रॉपर वो 4 से 5 घंटे 16 18 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ते रहो। लेकिन ऐसा है सर, वो 4 से 5 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आपका मन का कहीं भी डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, एकाग्र मन होना चाहिए। 4 से 5 घंटे दो, लेकिन ऐसे दो कि वो बाकी के 16 घंटों को मात दे। इस पढ़ाई में, इस बर्डन में मोबाइल कितना लाभप्रद है? व्हाट्सएप है या और कुछ है? कितना? टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, लेकिन वो आपके टाइम में तो था ही वो। सर कितना यूज किया आपने? जी, मैंने इसका बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था और मैंने अपना व्हाट्सएप वगैरह भी सब बंद करके रखता हूँ मेरा क्योंकि ये एक इंटरनेट एडिक्शन है आपके मन में। मतलब ये एक वेल स्टडीड प्रोग्राम भी है साइंटिफिकली कि आज के युवाओं में काफ़ी इंटरनेट एडिक्शन पाया जा रहा है। मतलब हर 2 मिनट में कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कुछ आ तो नहीं गया किसी का मैसेज। तो इस टाइप की ये जो बार बार ब्रेन में एकदम झटका सा आता है ना सर, ये बॉडी को ठीक नहीं करता, ये आपके मानसिक संतुलन को अफेक्ट करता है और हमारे टारगेट से हमें दूर रखता है। बिल्कुल सर, टारगेट क्या, आपकी मानसिक हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है ये। इट इज काइंड ऑफ एडिक्शन। थोड़ी देर में पता चलेगा साहिल ने इसके लिए भी इलाज ढूंढा, भाई मानसिक यहाँ पे बीमारी हो रही है, उस पर भी रिसर्च साहिल ने शुरू कर दिया। क्यों बाबूजी? सही कह रहे हैं। आपकी बातें बड़ी लजीज है। गजब देखो प्रकार है बाबूजी, ये बातें ना हम इसलिए सोचा क्योंकि हमारे घर में ऐसा हुआ है। बिल्कुल हमारे घर में ऐसा होता है, हमने ऐसा सोचा कि भाई यह बात होगी तो यह बात होगी, तो अब हमारे पास साहिल है, साइंटिस्ट है, साहिल से हम बात करते रहेंगे भाई हाँ ये बीमारी ये बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं और कल ही जा रहे हैं? हाँ, मेरी परसों की फ्लाइट है। मैं कल अपना आज भी आप जब आए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहा था बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी बोर्डिंग पास वगैरह फ्लाइट के या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका एक्सेप्टेंस कंफर्म कर रहा था ईमेल के थ्रू। इन चीज़ों में मेरा काम अभी चल रहा है और मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करके 17th और 18th को मेडिकल अपनी फिटनेस शो करके फिर वहाँ पे एज ए साइंटिफिक ऑफिसर अपना काम शुरू कर दूँगा। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए आप वहाँ, या अब जिंदगी वहीं पे बितानी है? जिंदगी वहाँ पे बिताना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है और वहाँ पर मेरे को इतना अच्छा वातावरण मिला है। मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे जानकारी है वहाँ की। पढ़ाई का कोई पर्टिकुलर इतने दिन है कि भाई आपका 2 साल का वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं आप, इस तरीके का कुछ? नहीं, उसमें ऐसा है कि आप ट्रेनिंग कीजिए, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए इनिशियल अपने 8-9 मंथ्स में ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप एज ए साइंटिफिक ऑफिसर हैं और आप भारत सरकार को अपनी सेवाएं देंगे, अपने पूरे भारत के लिए ऐसी रिसर्च करेंगे। 8-9 महीने के बाद फिर भारत सरकार के लिए कहीं भी भारत सरकार आपको कहीं भी पोस्ट कर देगी इस तरीके से? हाँ, बट वो रैंक के बेसिस पे डिपेंड करेगा। अभी 9 बच्चे लिए हैं BRC मुंबई में और वहाँ पे जो प्रीमियम जो टॉप इंस्टीट्यूट है अपना इंडिया का वो BRC ही है और वहाँ पे जो रिसर्च होती है, मतलब रिसर्च तो हर एक इंस्टीट्यूट में होती है, मैं उसमें कोई आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहूँगा, बट BRC का एक अपना नाम है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम उसमें सेलेक्ट होके अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। बदली करानी हो बता दियो, खट्टर साहब भी जाना है, दूसरे साहब भी जाना है। भाई मजाक खतरा है, बात करते पॉलिटिकल ले लो यार। रैंक का कोई बात नहीं। हमारे बाबूजी बड़े खुश मिजाज है भाई। बड़ा अच्छा लगा है परिवार के साथ बैठ कर बात करने में, जो मजा है उतना चेस गले हारण में भी नहीं, जीतने में भी नहीं। तो धन्यवाद साहिल भाई, आपने बहुत बहुत इतना धन्यवाद कीमती टाइम दिया मेरे को। धन्यवाद आपने भाई। अपने चैनल के माध्यम से मेरे बारे में इतना अपने दर्शकों से शेयर करा, आपका कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे से इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो जो भी भाई साहब दिखाते हैं उनको एंजॉय करें और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। थैंक यू सर। बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे समाज को? इन चैनल के माध्यम से समाज को यही कहूँगा कि अपने बच्चों की रुचि को देखें, समझें और जैसे रुचिकर विषयों में उनका व्यवहार है वो जो है ना उसके अंदर उनको सपोर्ट करें और तभी हम एक अच्छे नवयुवक और नवनेता भारत की भूमि के लिए तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। सभी अपने अपने बच्चों को पंक्चुअल बनाएं, जितना हम खुद बदलेंगे उतने ही हमारे बच्चे बदलेंगे। इन सब शब्दों के साथ आपका हार्दिक शुक्रिया, अभिनंदन, धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। ताऊ जी देखिए, बचपन से ही हम जो माता पिता हैं उन्होंने बच्चे की रुचि को समझकर उसी के अनुसार ढालना चाहिए। जो अपने टेस्ट हैं वो छोड़ने चाहिए। हमें बच्चों के सामने आदर्श स्थापित
करना चाहिए, ताकि बच्चे को ये न महसूस हो कि हमारे माता पिता में कोई अवगुण है, दोष है। हम बिल्कुल हमने भी हमारे बच्चों के सामने ये प्रस्तुत किया है कि हम किसी भी प्रकार की अपने अंदर बुराई न रखें, ताकि उनको हमें कुछ कहने का मौका न मिले। तो मैं यही सभी माता पिताओं को, अभिभावकों को ये संदेश देता हूँ कि जो नशे में, अन्य दूसरे व्यसनों में जब वो उनको छोड़ देंगे और बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उनको टाइम देंगे, तो उनके बच्चे कामयाब होंगे। क्या बात है। इनमें कोई शक नहीं। ताऊ जी शास्त्री हैं, परिवार भी शास्त्री टीचर है, और सारे के सारे बाबूजी के बाबूजी भी शास्त्री टीचर थे। मेरे पिता श्री शिवलाल जी गांव कमालपुर के पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सन 1953 में उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली थी। वो शिक्षा के प्रति समर्पित थे। लग रहा है सर, उनका मतलब टिका के एक वर्ड बोल रहे, लग रहा है उनका एकमात्र लक्ष्य है ये था कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, मेरे बच्चों को सुशिक्षित करूं। और वो ये कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि मेरी संतान समाज के लिए कोई हानिकारक कार्य न करें, समाज उपयोगी कार्य करें। धन्यवाद। तो भाई ये था एक वीडियो, और इसमें एक मेरे को श्लोक याद आ गया, क्योंकि शास्त्री तो मैंने भी रखी, लेकिन 8वीं क्लास का श्लोक है, ये शाम ने विद्या ने तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। तो भाई बड़का ने पढ़ा लिखा लो, नहीं तो वे मृगाशरंती हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।